आज हम 10th क्लास में ज्योग्राफी का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास पढ़ेंगे। संसाधन और विकास। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वो चीज़ें होती हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं और उसमें मनुष्य प्रजाति पाई जाती है। जंगल, जानवर, खनिज जो भी बाय नेचर मिलते हैं वो संसाधन कहलाते हैं और उसमें इंसान को भी शामिल किया जाता है। अगर इंसान वहाँ के ब्रिलियंट होंगे और एक्टिव होंगे तो उस देश का विकास भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल जापान देश है, जहाँ पर संसाधन, अगर आप आर्टिफिशियल संसाधन की बात करें, जैसे खनिज हैं, जैसे जंगलात हैं, जैसे प्राणी हैं, वो भारत और अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। लेकिन एशिया में वो देश अपने पावर और अपनी इकनॉमी के हिसाब से काफ़ी ऊपर स्थान रखता है। तो संसाधन और विकास। विकास मतलब हम तरक्की करते करते लगातार देश को ऊपर बढ़ाते रहें। विकास, डेवलपमेंट, संसाधन, रिसोर्सेस। ठीक है, तो संसाधन का विकास कैसे करेंगे देखते हैं। अब थोड़ी सी स्टोरी बता रहे हैं। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बताते हैं जो गाँवों और शहरों में वहाँ जीवन को आसान बनाते हैं? बता ही देंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता पूरा करने प्रयुक्त की जाती है उसके निर्माण की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से माननीय है। एक संसाधन है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं के रूपांतरण। पर्यावरण उपलब्ध वस्तु मैंने बताया था, हवा, वायु। अगर आपका बरसात आपकी अच्छी होती है तो ये भी आपका देश का बहुमूल्य संसाधन है। बहुत ज़्यादा होती है तो पानी हो जाएगा, लेकिन अगर सामान्य बारिश होती है, बढ़िया बारिश होती है तो संसाधन आएगा, आपकी खेती किसानी और आपका पॉल्यूशन उससे कम रहता है। अब ऐसे ऐसे मिनरल्स हैं यहाँ पे ज़मीन में। अफ्रीका का देश का एग्जाम्पल ले लें। अफ्रीका देश में सोना और हीरा काफ़ी पाया जाता है, लेकिन वो देश एक गरीब मुल्क देश है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर प्रौद्योगिकी विदेशी लाई हुई है। वहाँ के लोग अभी तक इतने टैलेंटेड, इतना संसाधन, मानव संसाधन वहाँ का थोड़ा सा कमज़ोर है, जिस वजह से उस पर अन्य देशों से आए हुए टेक्नोलॉजिस्ट, प्रौद्योगिकी वालों का कब्जा है, होल्ड है, और वो देश अपने मानव तो अपने देश के संसाधनों से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है कि संसाधन ज़मीन में हैं और उसका उल्टा आपको देश में एक एग्जाम्पल दिया, जापान। जापान में देखें संसाधन नहीं सिर्फ वो देश काफ़ी आगे हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना चाहिए कि मनुष्य भी एक संसाधन है। अगर मनुष्य अपने आप को पाएगा, आप नॉलेज लोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, टैलेंटेड बनोगे, साइंटिस्ट बनो, टीचर बनो, ठीक है, लेक्चर बनो, कोई बिजनेस करो, बिजनेस पर टैलेंटेड हो, या कोई खेल में आगे बढ़ो, तो ये आप संसाधन में ही आते हो। आप उस देश की तरक्की में योगदान कर रहे हो। तो बेटा फिर समझ लें, फिर एक बार लाइन आती है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। संभाव्य संभावना है और सांस्कृतिक रूप से सही है, ऐसा नहीं हो कल्चर के हिसाब से। और हमारी एक संसाधन है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया, प्रकृति, प्रौद्योगिकी की रूपांतरण मतलब बदलने, प्रक्रिया, प्रकृति, नेचर, कुदरत, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और संस्थाओं के पारस्परिक प्रयास संबंध में नहीं थे। इन्हीं उसको जो बदलना है हमें, प्रक्रिया क्या होगी, कैसे बदलेंगे, कैसे प्रकृति की होगी, टेक्नोलॉजी क्या लाएगी और कौन संस्था उसको बदलेगी, इस संबंध में नहीं कहते हैं। इस हिसाब से मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं, मानव करेंगे, मानव बनाएंगे, अपने आर्थिक विकास को बढ़ाते हैं, आर्थिक फैसले बढ़ाते हैं, गति तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों और प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है, प्राकृतिक उपहार समझते हैं। एक सीधे स्टेटमेंट ले लें कि प्रकृति है, कुदरत दे रही है हमें, नहीं आप कुदरत दे रही है तो आप सोच के ख़त्म कर दो। क्या नष्ट नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल। पेट्रोल है, डीजल है, क्या इसकी लिमिट नहीं है? बिल्कुल लिमिट है, ये ख़त्म हो जाएंगे। जंगल काटते जाओ क्या ये अनलिमिटेड है? ख़त्म हो जाएंगे। आप ज़मीन में से पानी का दोहन करते जाओ, यूज़ करते जाओ, पानी क्या कुदरती तौर मिलता रहेगा? नहीं। अगर आप ट्यूबवेल से बहुत ज़्यादा पानी चला रहे हो उल्टा सीधा, जबकि आज बहुत अच्छे सिस्टम आ गए, स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया है, ड्रिप इरीगेशन प्रणाली आ गई है, इसके बारे में मैं अगले चैप्टर बताऊँगा। ये सिस्टम से अगर आप यूज़ करते हो तो आप संभाव्य हो। इसमें का एक देश है इजराइल, जो कि एग्जाम्पल में आगे बढ़ रहा है। इजराइल देश में खुद भी पानी कमी है, लेकिन वहाँ पर उसमें सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम और इन सिस्टमों के ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के द्वारा अपनी सिंचाई को बढ़ाया और प्राकृतिक उपहार नहीं मिलने के बावजूद वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है। कई जगहों पर तरक्की उसकी बहुत ज़्यादा है। तो ये प्राकृतिक उपहार समझ के जो दोहन करते जाते हैं,
ये बेवकूफ़ी का तरीका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। अगर मानव उसको सही करके यूज़ करेगा तो कम संसाधनों में भी वो उच्च तरक्की प्राप्त कर सकता है। इजराइल और जापान 2 कंट्री आपके सामने अवेलेबल हैं, और उल्टे पैमाने का एक कंट्री भी आपके सामने है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में साउथ अफ्रीका छोड़कर सभी कंट्री लगभग गरीब मुल्कों को श्रेणी में आते हैं बहुत ज़्यादा, और सभी मुल्कों में काफ़ी संसाधन उपलब्ध हैं, फिर भी वो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले मैंने ये बताया था, मानव संसाधनों का महत्वपूर्ण स्थान है और इसको मानव संसाधन के रूप में ज्ञात किया जाता है। पदार्थों को संसाधनों परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर जैव हैं या अजैव हैं, जिंदा हैं या मुर्दा हैं। जैसे कोयला मुर्दा है, अजैव है, जीवन नहीं है। पेट्रोल अजैव है, लेकिन जैव क्या आ गया? जानवर, पेड़ पौधे, ये जीवन आ गए, इन मनुष्य। फिर दूसरा पॉइंट आता है समापिता, किस एंड हो रही है। नवीकरण, जिसको दोबारा नवीन कर सकते हो, सूरज की ऊर्जा और लगभग एक हिस्से तक जल भी। अनवीकरणीय, लेकिन अनवीकरणीय कौन सा आ गया? पेट्रोल, और आपका क्या आ गया? कोयला। अनवीकरणीय एक बार नष्ट हो गया तो हज़ारों लाख साल में बना था, नहीं बन पाएगा तो समाप्यता के आधार पर हमने कर लिया। तीसरा हो गया स्वामित्व, होल्ड, किसका है? व्यक्तिगत, पर्सनल है, कि मेरी अपना घर है, मेरी प्रॉपर्टी है। अगर मेरी प्रॉपर्टी में कुछ निकलता है तो वो मेरा होल्ड होता है, या कोई कंपनी सरकार से खरीद ले तो सरकारी हो जाएगी, वो सरकार की हो गई। लेकिन वो अगर प्राइवेट के हाथ में तो व्यक्तिगत हो जाएगी। समुदाय, कई लोगों का ग्रुप मिलकर, जैसे कि गांव में कई क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पेड़ वेड़ लगाए जाते हैं, या उपले छोपने की जगह या खाद लगाने की जगह होती है, खाद इकट्ठी की जाती है, सामुदायिक होती है। और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, देश के पूरे देश के होते हैं, क्षेत्र के, राष्ट्र में भी प्रदेश के होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पूरे इंटरनेशनल लेवल। तो समुद्र ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर समुद्र में बहुत बड़े पैमाने पर मछली और अंदर तेल, पेट्रोल और भी संसाधन मिलने का आशंका है, पाई जाती है। वो अंतर्राष्ट्रीय होती है, उस पर किसी एक देश का कब्जा नहीं होता है। 200 किलोमीटर के लगभग दूरी तक तटीय सीमा से उसी देश का कब्जा होता है, उसी देश का होल्ड होता है, और उसके आगे इंटरनेशनल बाउंड्री चालू रहती है, नहीं उसके देश पे किसी देश का कब्जा नहीं होता। विकास के स्तर पर विकास ज़्यादा करा कितना? संभावी, ऐसी जगह छोड़ दी गई है कि संभावना है यहाँ पर आगे विकास कर सकते हैं। आगे इसमें से कुछ हम तेल, पेट्रोल, डीजल चीज़ें निकाल सकते हैं, या हमें पता चलता है कि हमने बचा के रखें, आगे देश में आगे जो लोग आएंगे वो इसको विकास करेंगे। दूसरा है विकसित, जिसको हमने विकास कर लिया है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इन जगहों पर काफ़ी खदानें मिलती हैं और खोजे जाते हैं, यहाँ पर होते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर गोल्ड की अगर संभावना मिल जाए, जैसे अभी बारा कर्नाटक के आसपास, केरल के आसपास कुछ मिला था, और अभी एक आया था कि जम्मू कश्मीर में हमें लिथियम आयन के भंडार मिले हैं, तो वो संभावी हो गए, विकसित नहीं हुए हैं। विकसित कौन से हो गए? विकसित हो गए झारखंड में, इन जगहों पे, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, इन जगहों पे कोयला, लोहे की खदानें विकास कर ली गई हैं। भंडार, विकसित भंडार और संचित फूल। कुछ जगहें हम इकट्ठे करके छोड़ देते हैं, संचित हैं, हम फ्यूचर में कभी यूज़ करेंगे। हम मार्केट को नहीं निकालते हैं, दोगुन निकालते हैं हर वक्त, और उनको हमने फ्यूचर के लिए संचित, इकट्ठा, कोष, रिजर्व बचा के रखना बनाया है। आगे बढ़े तो देखिए, एक ब्लूप्रिंट आ गया आपके सामने। ये ब्लूप्रिंट आप पढ़ लोगे, बड़ा सिंपल है। संसाधन को दो टाइप में, प्राकृतिक, कुदरती तौर पर मानवीय। प्राकृतिक में दो हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिनको दोबारा नवीन कर सको, अनवीकरणीय जिनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सको। अनवीकरणीय पुनः चक्रीय, मतलब निकाल तो लिया लेकिन दोबारा धातु को लोहा ज़मीन से निकाल लिया, ज़मीन में लोहा तो दोबारा प्राप्त नहीं होगा, जब एक बार ख़त्म हो जाएगा। हमारे सारे देश का सब लोहा हम निकाल लिया तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लोहा प्रकृति में तो रहेगा ही हमारे आसपास। अब टूट क्या है, उसको रिसाइकिल करने, क्या करने? जैसे हम लोहे की चीज़ें कबाड़ी को बेच देते हैं, और कबाड़ी ले जाकर उनको बड़ी बड़ी कंपनियों में ठेकेदारों को बेच देता है, और वो दोबारा से धातु को रिफाइन शुद्ध कर लेते हैं, तो ये चक्रीय हो गई। लेकिन अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, जब पेट्रोल गाड़ी में डालते हो तो पेट्रोल जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बन के और कार्बन मोनोऑक्साइड में निकल जाता है, तो क्या उस कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड से दोबारा पेट्रोल सिंपली बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये अचक्रीय हैं। चक्रीय अनवीकरणीय भी तो होगा, जो नवीन नहीं होते दोबारा, उनको चक्र में ला के रिसाइकिल करके दोबारा साइकिल जमा कर हम प्राप्त कर सकते हैं और उससे यूज़ कर सकते हैं। अगला पॉइंट है
नवीकरणीय को 2 पॉइंट में तोड़ा, सतत, लगातार और जैव जीवन वाले। सतत मतलब जो कभी नहीं रुकेगा, जैसे पवन और जल, बरसात होनी ही होनी है। बरसात कहीं कम बढ़ती हो सकती है, लेकिन कल बरसात कभी रुकेगी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और पवन, हवा, हवा अगर कहीं बंद है तो उसको बहना ही है, आएगी ही, दबाव से उत्पन्न है ये। तो ये सतत है, लगातार है, बारिश लगातार होती ही रहेगी हर साल। लेकिन एक चीज़ ऐसी, प्राकृतिक वनस्पति वन, क्या वन को आप काट दोगे तो क्या आप उस वन को दोबारा प्राप्त कर सकते हो? वहाँ घर वर बना लो, नहीं, आपको सैकड़ों साल लग जाएंगे उस वन को प्राप्त करने में। 20 साल से कम की बात करें, बस सैकड़ों साल, 100 साल के आसपास आप जंगल प्राप्त कर लो, पूरी तरह जंगल नष्ट कर दो तो। क्योंकि उन जंगलों पे जानवर होते हैं, छोटे छोटे पौधे आप लगाओगे तो जानवर उन पौधों को नष्ट कर देंगे, उनको बड़ा करने में काफ़ी मेहनत, काफ़ी स्ट्रगल लगेगा। तो वन हमारा जैव है। और वन्य जीव, अगर हमने एक जीव मार दी, जैसे चीता हमारे देश से ख़त्म हो गया है, अभी हम चीता लेकर आए हैं, 12 चीते आए थे, कुल मिला के 20, और 20 में से कई चीते मर चुके हैं, 8 से ज़्यादा चीतों के मरने की मेरे पास रिपोर्ट है। तो ये चीते हम दोबारा लाने के बाद भी सर्वाइवल नहीं कर पा रहे हैं, उनको जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। तो वन्य जीव भी ऐसे हैं जो नवीकरणीय हो सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, और ये अनलिमिटेड तक हैं, इसकी भी अनलिमिटेड पावर है। एक और बताया कि ये एक ब्लूप्रिंट और है बहुत ही पर्यावरण का। मानव बहुत ही पर्यावरण प्राकृतिक के हिसाब से संस्थाएँ बनाता है और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी होता है। ये मानव का काम है, इस तरह से प्रकृति से वन लगाकर वन्य जीवों को संरक्षित करके बहुत ही पर्यावरण को बैलेंस रखता है। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को भी बैलेंस, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पुरानी कम चीज़ों से ज़्यादा उत्पादन करता है। संस्थाएँ बना कर भी उनको, ऑर्गेनाइजेशन बनाकर भी उनको बैलेंस रखता है। अब आता है अगली संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन हो गया, जीवन हो, जैसे मनुष्य, वनस्पति, पेड़ पौधे, प्राणीजात, जानवर, मत्स्य, मछली वाले, पशुधन। अजैव जिनमें जीवन न हो, चट्टानें, धातुएँ, ठीक है, निर्जीव हो, जीवन के बगैर हो। समाप्यता, समीप के आधार पर नवीकरणीय योग्य संसाधन जो दोबारा नवीन हो सकते हों। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा निम्नलिखित या उन्हें उत्पन्न किया जा सकता है। सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संतुलन विभाजित किया जाता है। पुनः प्रवर्तन के आधार नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। सौर ऊर्जा, रोज़ सुबह आपकी सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। पवन ऊर्जा, हवा कहीं कम हो सकती है, ज़्यादा होती है, लेकिन दोबारा प्राप्त होती है। जल, बारिश अगर आपकी बार बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है, वहाँ निकासी रिचार्ज हो गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के कई जोन डार्क जोन चले गए थे, पानी रिचार्ज नहीं था। लेकिन बाढ़ जब आती है, कुदरत का निज़ाम दोबारा होता है, सतत रूप मर उसको वह दोबारा से रिचार्ज कर देता है, दोबारा हो गया। वन के आग लगकर नष्ट होने से हानि होती है, लेकिन वन और वन्य जीवन को थोड़ा सा अलग डिफाइन करा गया है, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा संसाधन प्राप्त नहीं हो सकता।